एंडेड रॉ मटेरियल बिगिनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। लेकिन आप इसको सेम इसी स्टेटमेंट फॉर्म में जो गिवन है इसको अपने पास कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद फिर ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिएगा, ताकि आपके पास एक प्रॉपर स्टेटमेंट आपके रजिस्टर में आ जाए कि किस तरह से ये स्टेटमेंट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10 मिसिंग वैल्यूज का है। आई थिंक ये मिसिंग वैल्यूज भी आप लोगों ने मालूम कर ली होंगी। मुझे अंदाजा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 में तो पूछ लीजिए जरा। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 10 केस ए है। केस ए में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1,85,000 है। अब अगर आप इसके अंदर रिवर्स लेंगे 1,85,275 1,85,275 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। टोटल वर्क इन प्रोसेस इसमें से माइनस कर दें तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा -2,21,500, तो 36,225 आपके पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया 31 दिसंबर का। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाएं तो 2,21,500 में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपके पास कैलकुलेशन होके आ जाएगी 2,21,500 और 1,95,650 का डिफरेंस जो है ये 25,000 25,850 वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आ गया। और फिर अगर मटेरियल यूज मालूम करना है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को माइनस कर दें। इसी तरह से बाकी तीनों केसेस भी मिसिंग वैल्यूज के आप घर पे कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर दिया। आप इसको सिंपल इसी तरह से लिखें जैसे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ था। इसी तरह कॉलम में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक एक लाइन में लिखते चले आएँ और उनकी वैल्यूज सामने लिखें। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 की मिसिंग वैल्यूज मालूम करी थी, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की मिसिंग वैल्यूज मालूम हो जाएंगी। सिमिलर क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग एंडिंग, फिनिश गुड्स बिगिनिंग एंडिंग, फैक्ट्री यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस फैक्ट्री का, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। आई थिंक इसमें कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो कि डिफरेंट हो, डिफिकल्ट हो। आप पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का शेड्यूल बनाएंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में बना हुआ था, और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक की कैलकुलेशन होगी। उसमें से सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट में आपसे पूछा गया है। 12 अब जरा ये क्वेश्चन नंबर 13 अलबत्ता ये है सर्विसेज से रिलेटेड है। इसमें सर्विसेज की प्रोडक्ट कॉस्ट यानी सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड निकालना है, और उसके बाद जो कॉस्ट इंक्लूड नहीं हुई है बताना है कि वो कहाँ पे क्लासिफाइड की जाएंगी क्वेश्चन नंबर 13 में। इसको जरा अपने पास करें, कोशिश करें इसको स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13 में। उसके बारे में फिर पूछूंगा, आप मुझे मैसेजेस पे जवाब दीजिएगा। कैलकुलेशन शो करके ही आप उसको कंप्यूट करके ही उसकी जगह वैल्यूज को पुट करेंगे।
15 में जितनी भी चीज़ें हैं पहले इसको एक दफ़ा खुद देख लें ताकि अंदाज़ा आपको हो जाए, फिर जो क्वेश्चन पूछने होंगे वो मैं बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, इसको देख सकते हैं जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं। चलें, क्वेश्चन नंबर 13 में आप ज़रा बताइए कि हम अगर इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बनाएं तो कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं, अच्छा उसने बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ही कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइडर। तो अब इसमें जैसे दो चीज़ें दी गई हैं, सप्लाईज यूज्ड ऑन कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सप्लाईज यूज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। और इसी तरह फिर सप्लाईज यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएंगे ये, जो कि पीरियड कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। इसी तरह फिर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जो है और ये आपका सर्विसेज ओवरहेड में आएगा। और डेप्रिसिएशन यूज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएंगे। सैलरी ऑफ प्रोफेशनल वर्कर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये सैलरी जो है प्रोफेशनल वर्कर्स की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये। और सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेक्ट सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएंगे। Janitorial services for the professional offices is a ऑफिस प्रोफेशनल ऑफिसेज की जो सफाई सुथराई वगैरह मेंटेनेंस वगैरह की तमाम चीज़ें वो सब ओवरहेड में जाएंगे, सर्विसेज ओवरहेड में। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की जो चीज़ें हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। इंश्योरेंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन सर्विसेज ओवरहेड में आएगा। इंश्योरेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएंगे। यूटिलिटीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन
किस में जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ओवरहेड में आएगा, एंड यूटिलिटीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे जाएंगे। तो ये आपको अलग अलग करके अपने पास एक लिस्ट यानी एक शेड्यूल बना लेना है, और उस शेड्यूल के अंदर ये सब चीज़ें आपको शो करनी है। इससे रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन जहन में है तो पूछ लीजिए। पीरियड कॉस्ट, जी पीरियड कॉस्ट 12,950 रुपए इसमें आएगी। पीरियड कॉस्ट 12,000। साजिद अली कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछें बेटा। जी शेड्यूल मैंने आपको जैसे बताया कि वो जो क्वेश्चन हमने लास्ट किया था उसका वही शेड्यूल फॉलो होगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में है, लेकिन ये नंबर 13 है, ये मैं अभी आपको रिटर्न फॉर्म में सेंड कर दूंगा। इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कोई मुझे बताए क्या आंसर आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का। जी अभी जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें, ये मैंने इसकी सर्विसेज की अमाउंट क्वेश्चन नंबर 13 में कैलकुलेशन करी हुई है। इसको अगर आप देखें तो सप्लाईज यूज्ड जो हो रही है एज अ डायरेक्ट मटेरियल 1200, सैलरीज प्रोफेशनल वर्कर्स की 15,600, ये आपकी डायरेक्ट लेबर आ गई, और उसके बाद सारे ओवरहेड है 900, 400 है ये। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज 20,000, और उसके बाद फिर यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ रहे हैं, सप्लाईज यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। क्लियर नज़र आ रहा है सबको ये इसकी मैं पिक जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। सर्विसेज फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर प्रोफेशनल ऑफिस को सर्विस ओवरहेड में लेंगे। जी बेटा बिल्कुल, प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज ओवरहेड में आएंगी। उनकी अगर सैलरी है तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। सैलरी ऑफ प्रोफेशनल वर्कर्स जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ये आप चेक कर लें यहाँ पर। ये जैनिटोरियल सर्विसेज जो हैं ये ओवरहेड का कॉस्ट ओवरहेड में आएंगी 400 जो गिवन। इसी तरह अगर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी हो प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगा आप लोगों को। इसमें हमने जैसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कैलकुलेट किया, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट की थी क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड को सम कर दिया था। पीरियड कॉस्ट निकालने के लिए हमने पहले सेलिंग एक्सपेंस को सम किया, और सेलिंग एक्सपेंस के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को सम कर लिया, और ये अमाउंट टोटल आ गई 69,140 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हमने
पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है, और जब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई तो उसके बाद फिर हमने वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग इन्वेंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऐड करके एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसके बाद फिर फिनिश्ड गुड्स बिगिनिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ गुड डेटा है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेटमेंट बनानी हो तो स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट का फॉर्मेट वही है जो कि क्वेश्चन में आपको पेज में इसमें गिवन था, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाने के लिए। इनकम स्टेटमेंट का वही फॉर्मेट है जो पहले यूज होता था। वो भी मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी हो तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर वही काम है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली गई है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, कि आप सबसे पहले फिनिश गुड्स इन्वेंट्री लेंगे, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ऐड करेंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी आपके पास। चलें क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आएँ तो 14 में आपको वही कहा जा रहा है कि सबसे पहले मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की बिगिनिंग एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है, फिनिश गुड्स की बिगिनिंग एंडिंग है, मटेरियल परचेज है, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, और वो स्टेटमेंट्स बनानी है, इनकम कैलकुलेट करनी है। तो सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये आप एज अ होमवर्क घर में कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर आप आ जाएं तो उसने क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है रिक्वायरमेंट है कि फॉर ईच ऑफ द आइटम इंडिकेटेड बाय यूजिंग द appropriate letter or letters। एक मिनट, ये अगर आप फोकस करें तो उसने कहा 1 से 16 तक जो है बताइए वो किस शेड्यूल में जाएंगे, किस शेड्यूल में जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा होंगे या कौन से शेड्यूल में जाएंगे। तो ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे डायरेक्ट लेबर है, आपको मालूम है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जाता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जाती है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग बिगिनिंग दोनों कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जाते हैं, फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट में आती है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का हिस्सा होता है। तो बस यही बताना है, अप्रोप्रिएट करना है शेड्यूल और बताना है कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या किस स्टेटमेंट में जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी प्रिपेयर करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ एंडेड, ये आप खुद कंप्लीट कीजिएगा। एंड शो द प्रेजेंटेशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एंडिंग इन्वेंट्री की प्रेजेंटेशन कल की क्लास में हमने बताई थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर ये चीज़ दिखानी है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस शीट बनाएं तो बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ ये चीज़ आएगी कि करंट एसेट्स आएंगे, और करंट एसेट्स के अंदर अगर कैश रिसीवेबल दिए हुए हैं, वरना अगर नहीं दिए हुए तो असल चीज़ जो इसके अंदर फोकस करनी है वो ये 3 इन्वेंट्रीज हैं जो आपको फोकस करनी है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग। इसको दिखाना है, ये आपकी पार्शियल बैलेंस शीट कहलाएगी। ये बैलेंस शीट में उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी 3 इन्वेंट्रीज गिवन है, और 3 इन्वेंट्रीज के बाद अगर आप फोकस करें तो इसमें आपको कॉस्ट इनकर्ड रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, स्पेसिफिक ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मशीनरी डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिपेयर्स, फैक्ट्री यूटिलिटीज, मिसलेनियस कॉस्ट, एज्यूम ऑल मटेरियल यूज्ड वर डायरेक्ट, यानी जितना भी मटेरियल यूज हुआ है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसमें रिक्वायरमेंट किसकी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शेड्यूल बनाना है और प्रेजेंटेशन करनी है। तो इससे नंबर 17 थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और इसको थोड़ा सा भी रीड करें, मैं 2-4 मिनट आपको देता हूँ और
होने वाला है, मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बस थोड़ा सा रह गया है, इसको खास तौर पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि लैंप्स, हेड लैंप्स खरीदे गए हैं। बेसिकली हेड लैंप्स मटेरियल है, उसको खरीदा गया है। 5000 हेड लैंप्स परचेज किए गए हैं जिसकी कॉस्ट $10 पर लैंप है, जिसमें से 4650 लैंप्स उसने निकाले वेयर हाउस से। 50 लैंप्स जो हैं वो उसने अपने ट्रैवलिंग सेल्स स्टाफ की गाड़ियों में लगा दिए, और रिमेनिंग 4600 लैंप्स जो हैं वो उसने पुट कर दिए मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें से प्रोडक्शन सितंबर की जो थी वो 90% उसमें से कंप्लीट होके चली गई फिनिश गुड्स के अंदर, और जो फिनिश गुड्स में गए थे उसमें से 70% जो है वो सोल्ड हो गए। कह रहा है बताइए वर्क इन प्रोसेस मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेलिंग एक्सपेंस के टी अकाउंट के अंदर ये जो आपने मटेरियल बनाया है इसकी कितनी कितनी अमाउंट शो होगी वो आपको बताना है। सिंपल है, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दफ़ा इसको अभी लाजमी देखें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लीजिएगा मुझसे। इसको ज़रा मैं शेयर कर दूं पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद फिर हम इससे मुतालिक जो क्वेश्चन है वो आप मैसेजेस पे पूछ लीजिएगा। मोटर कंपनी में परचेज सबसे पहले तो हमें डिटरमाइन करना है कॉस्ट ऑफ दैट वुड अपीयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, कॉस्ट ऑफ हेडलाइंस निकालनी है हमें, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेलिंग एक्सपेंस। राइट अ शॉर्ट ये मेमो देखें टू जो द स्क्रीन मैंने स्पेस आपको शेयर की अकाउंटेंट। है, शॉर्ट मेमो भी लिखना है हमें इसमें पहले। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे शो हो रहा है, इसको अपने पास ज़रा रीड कर लीजिए और फिर मुझे बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 परचेज किया ड्यूरिंग सितंबर तक कंपनी परचेज किया 5000 लैम्प, कॉस्ट 20%। Polar withdraw 4,650 lamps from the warehouse during the month. 50 of these lamps were used to replace the headlamp in autos used by traveling sales staff. The remaining 4,600 lamps were put in the automatic of the autos put in the production during September 19 were इसकी सिर्फ ए रिक्वायरमेंट पढ़ें, बी रिक्वायरमेंट छोड़ दें, ए रिक्वायरमेंट बस पढ़ें आप।